नमस्कार, नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। एक परिवार जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से दिल्ली आता है, उस परिवार की एक बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही बेहतरीन जाने माने कॉलेज हंसराज कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत करती है और सिर्फ 20 साल जो पूरा जो गैप रहा, मतलब 1992 में जन्म हुआ, 2010 में वो समाजवादी छात्र सभा से जुड़ी और इसके बाद 24 साल की उम्र में, सिर्फ 24 साल की उम्र में एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गई। उस पार्टी में गई तो उस पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उनके काफी करीब हो गई। समाजवादी पार्टी को छोड़कर जब कांग्रेस में वो शामिल हुई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफी करीबी हो गई। सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा वो एग्रेसिवली एक्टिव रहती हैं। सपा को सोशल मीडिया के साथ जोड़ा और आजकल वो कांग्रेस के सोशल मीडिया की कमान संभाल रही हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंखुड़ी पाठक की और आज पंखुड़ी पाठक हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। पंखुड़ी जी, आपका नेशनल वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत। पंखुड़ी जी, सबसे पहला सवाल जो लगातार, चूंकि हमने इसको सोशल मीडिया पर भी डाला था और मैंने सोशल मीडिया के तमाम जो हमारे फॉलोअर हैं, आपके फॉलोअर हैं, उनसे भी ये पूछा कि क्या सवाल पूछना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों के, कई लोगों के मेरे पास व्हाट्सअप भी आए। सबसे जो पहला सवाल वो आजकल यही पूछ रहे हैं, चूंकि आप प्रियंका गांधी की काफ़ी करीबी हैं, उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया का पूरा कामकाज देख रही हैं, उनका और कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस में चल क्या रहा है आजकल? देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो प्रियंका जी के आने के बाद से एक बहुत नई ऊर्जा है पार्टी में और लगातार हम लोग मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन मैं समझ रही हूं कि आपका सवाल जो है वो राष्ट्रीय लेवल पे जो अभी हाल ही में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर है। तो इस पे संतोष जी मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक छोटी सी बात ये कहूँगी कि जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं नेतृत्व पे, वो लोग खुद ही नेतृत्व का हिस्सा हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाया? ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, ये कोई छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं है, ये वो लोग हैं जो CWC में बैठते हैं, ये वो लोग हैं जो संसद में पार्टी का चेहरा है। और मुझे लगता है कि इनके पास बहुत प्लेटफॉर्म है जिस पे ये अपनी बात को रख सकते हैं और इसमें मुझे लगता है कि मीडिया के सामने पार्टी के जो भी मुद्दे हैं उनको लाना या उन पे उस तरह की चर्चा करना, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। साथ ही ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल जी के इस्तीफे के बाद सोनिया जी को वापस उनके रिटायरमेंट से बुलाकर उनको कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए। तो आज अगर कुछ भी उनके मन में अगर किसी भी तरह का संदेह है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत आंतरिक लोकतंत्र है और अपनी बात रखने की पूरी उनके पास जगह है और उनमें क्षमता भी है कि वो अपनी बात को पार्टी के प्लेटफॉर्म में रख सके। और मेरा मानना है कि अब जैसे उन्होंने अपनी बात रख दी है तो इस पर चर्चा भी होगी और उनके जो सुझाव है उनको सुना भी जाएगा। नहीं, लेकिन एक बात आप कह रही हैं कि चर्चा होगी और सुझाव सुना जाएगा। जो G23 जो कहा जा रहा है, एक नया नाम है, उन्होंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने क्या कहा कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए, तमाम मुद्दों को उन्होंने गिनाया और उसके बाद उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक के अंदर उन्होंने खड़ी खोटी सुनाई और अभी जो संसद सत्र को लेकर 5-5 सांसदों की एक कमेटी जो बनाई गई है, लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग, उसमें ये G23 के जो तमाम नेता हैं इनको पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। तो मैसेज तो यही जा रहा है कि गांधी परिवार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलोगे तो कांग्रेस में नहीं रह पाओगे कम से कम। देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पर तो ये बात बिल्कुल नहीं लागू होती है और जो आप कह रहे हैं खरी खोटी सुनाई, कांग्रेस का ये कल्चर ही नहीं है जहां पर किसी को कुछ सुनाया जाए। मैं नहीं मानती कि शायद देश में कोई और पार्टी है जहां पर आप अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को लेकर इस तरह की चिट्ठी लिख सकते हैं, अनेकों लेख लिख सकते हैं। अगर शायद भाजपा में ऐसा होता तो मार्गदर्शक मंडल में भी जगह नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बात को सुना जाता है। और मैं फिर वही कह रही हूँ कि यही तो बात लोग कह रहे हैं पंकज जी, यही कहा जा रहा है कि मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने के लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग। आप लोग तो बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया आप लोग। नहीं, एकदम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इतने बड़े ये सब नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
अगर इनको लगता है कि कोई इनमें से ज्यादा अगर अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है कि उनको मिलकर ही अगर ये लोग एक नाम किसी का प्रपोज करें और कहें कि पार्टी और देश इस नाम के पीछे है, तो उस नाम को जरूर पार्टी में आगे रखा जाएगा। लेकिन जब चयन करने की बात आती है, जब ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करिए, तब यही तो वो लोग हैं। हम तो बैठते नहीं है CWC में, हम तो बैठते नहीं है वहां पे चर्चा में, यही तो लोग बैठते हैं, यही तो AICC के बड़े बड़े प्रदेशों के प्रभारी ये लोग हैं, संसद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये लोग हैं। तो यही लोग जब बैठते हैं, तो फिर क्यों ये हर बार सोनिया जी का, राहुल जी का नाम देते हैं? अगर ये अपने में से किसी का नाम दें और सबके सब मिलकर उस नाम के पीछे खड़े हों, तो मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है, और इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा कि इनके लेटर के बाद सोनिया जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो ये आगे तो आए। देखिए, सवाल उठाना बहुत नहीं, वापस तो उनसे दिलवाया गया ना। जब आप नाम, देखिए सवाल आपने उठा दिया कि अध्यक्ष कोई और होना चाहिए, कौन होना चाहिए, आप नाम भी तो दीजिए। ये जो 23 जो महानुभाव नेता हैं, इनमें से ही कोई एक आगे आकर कहे कि बाकी जो 22 हैं हम इनके पीछे हैं और आप इनको बनाइए। एक सवाल जो उठ रहा है बार बार कि जितिन प्रसाद कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस के, राहुल गांधी कैंप के नेता माने जाते थे। राहुल गांधी की सिफारिश पर वो केंद्र में मंत्री बने मनमोहन सिंह सरकार में। उनके पिता बहुत बड़े ब्राह्मण नेता थे, बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के। जब वो एक पत्र लिखते हैं, पत्र में उनका हस्ताक्षर होता है, एक जिला इकाई प्रस्ताव पारित कर देती है उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की। ये किस तरह से पार्टी चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में पार्टी में जिस तरह की एक तेजी आई है प्रियंका जी के आने के बाद से, मैं मानती हूं कि बहुत से बड़े नेता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस में पहले भी ऐसे थे जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन इससे पहले वो चीज़ देखने को नहीं मिली। और जहां तक कार्यकर्ताओं का कोई चिट्ठी लिखने की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि इतना अधिकार हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी है कि अगर उसको किसी बात पे ठेस पहुंची है तो वो अपनी बात को रख सके। तो वही हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, और इसमें मुझे नहीं लगता कि पार्टी का किसी तरह का दोष है। जो एक नेता को सही लगा उन्होंने वो बात अपनी कही, कार्यकर्ताओं को भी उसी तरह का अधिकार है कि अगर उन्हें कोई बात लगती है तो उसको वो कह सके। बाकी पार्टी ने तो किसी भी तरह की कार्रवाई किसी के विरुद्ध की नहीं है, और आज भी अगर वो अपनी बात रखते हैं तो उस बात को सुना भी जाएगा। एक बड़ी बात जो बार बार कही जाती है कि यंग और ओल्ड की लड़ाई, हालांकि कांग्रेस में एक लड़ाई और भी है कि गांधी के परिवार के जो साथ है और गांधी परिवार के जो खिलाफ है। एक बड़े दिग्गज नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने वकील है, केंद्र में कानून मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस को कई मोर्चों पे उन्होंने बचाया है, कांग्रेस के कई केसेस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उन्होंने लड़ा है, तमाम मुद्दों को उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जवाब में आपने उन पर हमला बोल दिया। आपने उनको एक तरह से सिखाने की कोशिश की कि जब उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यकर्ता लड़ रहे हैं प्रदेश की योगी सरकार से, उस समय कुछ लोग लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कपिल सिब्बल साहब को लाइमलाइट में आने की जरूरत है, आपको ये लगता है? जी नहीं, मैंने कपिल सिब्बल साहब के लिए नहीं लिखा था, उन्हीं के ट्वीट पे रिट्वीट किया था आपने, रिप्लाई किया था आपने। मुद्दा कोई और था, वो किसी और चीज की बात कर रहे थे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो भाजपा के खिलाफ है और उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। तो क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और ये जो लड़ाई है इसका हिस्सा हूँ और हर दिन देखती हूँ कि चाहे प्रियंका जी हों, चाहे हमारे अध्यक्ष अजय लल्लू जी हों, और चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, मैं उनको हर दिन अपने सामने वो लड़ाई लड़ते देखती हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो नेतृत्व में जो नेता हैं उनको मैं ये बात बता सकूं कि किस तरह की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष को करीब 1 महीने के लिए जेल में रखा गया। हमारे अध्यक्ष जो कि विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, सिर्फ उनको योगी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए और सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो सड़क पे लोग चल रहे हैं हम उनको बस उपलब्ध कराना चाहते हैं। आप ये कह रही हैं पंखुड़ी जी कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जो लंबे समय तक मंत्री रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, वो आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, बस चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी पे हस्ताक्षर कर रहे हैं और कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तय कर रहे हैं। सड़क पे जो लाठी खा रहा है वो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता खा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे विधायक हैं, हमारे कई सांसद हैं, राज्यसभा के भी हमारे सांसद, और आए दिन हम उनको देखते हैं कि योगी सरकार किस तरह का व्यवहार उनके साथ करती है। और अगर कोई लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट भी वो लोग करना चाहे, मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले का मामला है, आजमगढ़ में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे, तो आप उन पे लाठी चलाने लगते हैं, उनको रोकने लगते हैं। तो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, हमारे तमाम नेता उसमें लगे हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में जब देश के सामने एक बड़ा खतरा है, अर्थव्यवस्था की चुनौती है, चीन की चुनौती है, कोरोना की चुनौती है, उस समय ये जो छोटे मोटे जो भी विवाद हैं इनसे बचना चाहिए, अपनी बात को सही तरह से सही प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए और पार्टी को मजबूत करने का काम बड़े नेताओं को करना भी चाहिए और आम कार्यकर्ताओं को भी करना चाहिए। एक बड़ी बात जो बार बार निकल के सामने आ रही है पंकज जी, आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों के काफ़ी करीबी हैं। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सोशल मीडिया की कमान आपको सौंपी है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को जिताने की जिम्मेदारी, जो टफ एक जो टास्क है, वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस आला कमान ने सौंपा था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस में ये घमासान मचा हुआ है वो इस बात पे मचा हुआ है कि भाई और बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। आप दोनों से मिलती भी हैं, बात भी करती हैं। क्या वाकई ये जो तमाम उठापटक और तमाम जो घमासान चल रहा है पार्टी के अंदर, क्या ये दोनों बहन भाई के आपसी रिश्तों का नतीजा है कि उसमें कुछ खटास है? संतोष जी, अगर मैं आपको सच बात बताऊं जो कि मैं अपने अनुभव से जानती हूं और जो मैं देखती हूं, ये जो घमासान जितना मीडिया ने और विपक्ष ने, भाजपा ने जिस तरह से बनाया, उतना घमासान असल में पार्टी में है नहीं। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, प्रियंका जी अपना काम कर रही हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी अपना काम कर रही हैं और पार्टी के सभी नेता जिसकी जो जिम्मेदारी है वो काम कर रहे हैं। जहां तक राहुल जी और प्रियंका जी की बात है, मुझे लगता है एक सामान्य परिवार की तरह जिस तरह के संबंध, मधुर संबंध और जिस तरह का प्रेम एक भाई बहन में होता है वही उनमें है, और ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। और ये बड़े दुख की बात है कि गांधी परिवार में, चलिए प्रियंका जी राहुल जी तो हमारे सामने है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा का तो हम देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा नेहरू जी से लेकर उनके पिताजी और इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, सभी लोग इस प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं और ये प्रोपेगेंडा लगातार भाजपा के द्वारा बनाया जाता है। तो घमासान या किसी भी तरह की और तरह की किसी भी कोई भी इस तरह की गलत कोई फीलिंग किसी के बीच में नहीं है और सभी लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने अपनी एक बात रखी, उस बात को सुना भी गया और उस बात पे अगर आने वाले समय में वो लोग आगे बढ़ के आते हैं कि हम ये चेहरा आपको दे रहे हैं, आप इसको प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी ही अकेली वो पार्टी है जहां ऐसा हो सकता है, ये संभव है। पंकज जी, आपने प्रोपेगेंडा की बात की। देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले से लेकर और अब तक राहुल गांधी की जो छवि बना दी गई, बाद में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, बल्कि एक बार तो खुद राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल पर इस्तेमाल किया उस शब्द का कि मुझे इस नाम से पुकारा जाता है लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, अगर भाजपा इसके पीछे है, तो आप सोशल मीडिया की माहिर खिलाड़ी एक तरह से माने जाती हैं, सोशल मीडिया को आप देखते हैं, क्यों इस तरह की छवि, क्यों इस तरह का शब्द राहुल गांधी के साथ चिपक गया है पूरी तरह से और आप लोग उसको अलग नहीं कर पा रहे हो? आप लोग एक अलग छवि राहुल गांधी की क्यों नहीं पेश कर पा रहे हो? कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम कर क्या रही है? क्यों पिछड़ जाते हो आप लोग भाजपा से? देखिए, राजनीति दो तरह से हो सकती है। एक तो सकारात्मक राजनीति होती है कि आप देश के सामने, जनता के सामने ये बात रखते हैं कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या समस्याएं, उनका क्या समाधान करेंगे। और एक जो नकारात्मक राजनीति होती है कि आप लोगों को गालियां देते हैं, उनके कुछ गलत तरह के नाम बना देते हैं या पूरे टाइम उन पे टीपा टिप्पणी करते रहते हैं, तो वो उस तरह की राजनीति में भाजपा माहिर है। और सोशल मीडिया में भी जैसा कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में कि वो बहुत समय से आगे चले हैं जब सोशल मीडिया की बात आती है, और जिस तरह की एक ट्रोल आर्मी और जिस तरह के लोग उनके पास है, जिस तरह के संसाधन उनके पास हैं, हजारों करोड़ रुपए सोशल मीडिया पर भाजपा द्वारा लगाए जाते हैं और सब तरह का तंत्र उनके पास है, तो उस राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं रखते। अगर हम चाहें तो हम भी इस तरह के नाम उजागर कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं, इस तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं, जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां हमारी महिला नेताओं पर होती हैं। और हर दिन सरेआम सोशल मीडिया पे, मैं तो खुद शिकार होती हूँ, कितनी बार हमें हत्या की धमकी दी जाती है, बलात्कार की धमकी दी जाती है और तमाम तरह की बातें की जाती हैं। अगर हम चाहें हम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर फर्क नहीं रह जाएगा। हम लोगों का जो काम है वो ये है कि सरकार की नाकामियों पर हम बात करें। हो सकता है समय ज्यादा लगे और उतना आसान ना हो, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं। हम उसके लिए अपना चरित्र नहीं बदल सकते, अपनी भाषा नहीं बदल सकते। एक बड़ी बात आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए सोनिया गांधी ने लंबे समय तक कांग्रेस की कमान संभाली, तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, लेकिन ये भी सही है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव किया, दोबारा से वो सत्ता में आई। राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है कि अगर सोनिया गांधी दोबारा 6 महीने के अंदर चुनना है और राहुल गांधी फिर से तैयार नहीं होते, तो क्या प्रियंका गांधी बेहतर उम्मीदवार नहीं है, या सिर्फ चूंकि राहुल गांधी को आगे लेकर आना है इसलिए प्रियंका गांधी के नाम की कहीं चर्चा नहीं की जा रही?
देखिए ये सब जो जिस तरह की ये चर्चाएं हैं कि इसलिए ये नहीं किया जा रहा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं भाजपा का और मीडिया का क्रिएशन है। जहाँ तक प्रियंका जी की बात है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानती हूँ कि शायद इससे बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि एक इतने बड़े प्रदेश में जहाँ की राजनीति पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखती है, वहाँ पर पार्टी को 3 दशक के बाद रिवाइव करना और उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी वो निभा भी रही हैं। उनके आने के बाद से लगातार हमने बड़े बदलाव देखे हैं, कांग्रेस में एक ऊर्जा देखी है। तो प्रियंका जी अपना काम कर रही हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। 2 साल बाद चुनाव है, 1.5 साल बाद, और उसके लिए पूरी तरह से वो जुटी हुई हैं। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, CWC का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, AICC है, और ये लोग सब मिलकर चयन कर सकते हैं। लेकिन ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि आज अगर आप एक निर्णय लेते हैं, आज अगर आप ये कहते हैं कि हम सोनिया जी को बनाना चाह रहे हैं और आप 12 महीने बाद, 24 महीने बाद, 6 महीने बाद कहें कि नहीं यहाँ पे दूसरे तरह का चुनाव होना चाहिए, तो वो गलत है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसका समाधान निकलेगा और जो भी नेतृत्व होगा, बढ़िया नेतृत्व होगा। कांग्रेस में अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है और फिलहाल सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुत अच्छी एक डायरेक्शन मिली है। कांग्रेस बहुत एकता के साथ और बहुत मजबूती से इस सरकार का सामना कर रही है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं। पंकज जी, कुछ पुराने इश्यूज की बात कर लें। 18 साल की उम्र में आपने पहला चुनाव जीता 2010 में, 20 साल की उम्र में सपा राष्ट्रीय स्तर पर आप आ गई थी, 24 साल की उम्र में आपको समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता बनाया और समाजवादी पार्टी की आप पहली महिला प्रवक्ता थी उस समय, जब आपको प्रवक्ता उन्होंने बनाया 2016 में। 2018 में, उससे पहले मैं एक बात और करूं कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा थी तो उसमें आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवादी पार्टी को सोशल मीडिया पर लाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिलेश का पेज जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे आपने आई सपोर्ट अखिलेश करके एक बहुत बड़ा आपने मुहिम चलाया। ये तमाम चीज़ें आपने की और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे आप उनके बहुत करीब पहुंच गई। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा मानने लग गए। फिर अचानक क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी आपको छोड़नी पड़ गई? देखिए संतोष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा अनुभव मुझे सपा में मिला और मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, कोई मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, घर में और कोई ना कोई राजनीति में है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई उद्योगपति है, बहुत सामान्य परिवार से मैं आती हूँ। तो मुझे अच्छा मौका मिला, काम करने का एक अनुभव मिला जो आज भी जिसका उपयोग मैं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर पार्टी का एक अपना अलग चरित्र होता है, एक अपना काम करने का तरीका होता है और कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर में शायद मैं फिट नहीं बैठ पा रही थी। शायद मेरे जैसी एक महिला के लिए वहाँ जगह नहीं थी और शायद मेरी पृष्ठभूमि उतनी मजबूत नहीं थी कि वहाँ पर मैं अपना अस्तित्व बनाकर चल सकूं और उसी के चलते मुझे लगता है जो भी चीज़ें हुई या मुझे लगा कि मैं जिस तरह के माहौल में काम करना चाहती हूँ वो माहौल मुझे वहाँ नहीं मिल रहा और उसके चलते ही मैंने ये निर्णय लिया। नहीं, जब आप इस्तेमाल करती, देखिए मैं उस समय का आपका एक लेख आर्टिकल जो आपने लिखा था मैं पढ़ रहा था, आपने उसमें लिखा कि मैं ब्राह्मण हूँ और महिला हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी में मेरे लिए जगह नहीं थी। ये क्या था? मतलब ब्राह्मण तो चलिए एक आप जाति का बार बार वो करने इस्तेमाल कर रही हैं, और महिला हूँ इसलिए जगह नहीं थी, तो ये क्या था? कंट्रोवर्सी क्या थी? आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से पंखुड़ी पाठक को, जिसने समाजवादी पार्टी को सोशल मीडिया पर एक्टिव किया, उन्हीं को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ गई? देखिए वैसे तो ये बीती बातें हैं, मैं कोशिश करती हूँ इन पर मैं चर्चा ना करूँ, लेकिन क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैंने पहले भी उस समय भी ये बात बताई थी कि 2017 के चुनाव के बाद एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मुझ पे जो अटैक किए गए पार्टी के ही कुछ, चाहे आप उनको फ्रिंज बोलिए या पार्टी के समर्थक बोलिए, कुछ एक तबका, मुझे समाजवादी पार्टी में बहुत प्यार मिला है और आज भी वहाँ के समर्थकों से बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों का समर्थन आज भी मिलता है। लेकिन उस समय कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर टिप्पणियाँ की गई और वो टिप्पणियाँ ज़्यादातर जो थी वो मेरे महिला होने को लेकर कि एक महिला को इतना इस तरह की जिम्मेदारी क्यों दी, या उस तरह के जो महिलाओं पे जिस तरह की अक्सर टिप्पणियाँ होती हैं उस तरह की टिप्पणियाँ, और ब्राह्मण होने पर कि क्या पार्टी में कोई और दूसरे किसी जाति की महिला नहीं थी जो एक ब्राह्मण को आपने ऐसे जिम्मेदारी दी, पार्टी का चेहरा बनाया, जिस भी तरह की। क्या आपने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को नहीं कहा? ये तमाम बातें आपने नहीं कही। आपने इस लेख में ये लिखा था कि करीबी, मतलब अखिलेश के करीबी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए कर रहे थे एक महिला होने के नाते। क्या आपने हाईकमान तक ये बातें नहीं कही, क्योंकि आपकी तो सीधी पहुंच थी दोनों तक?
देखिए, मैंने पहला अपना जो इस्तीफा दिया था सपा से, वो वर्ष 2017 में दिया था चुनाव के बाद, और उस समय ही मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणियां शुरू हो गई थी और 1 साल तक मैंने भरपूर कोशिश करी कि कुछ इसका समाधान निकले, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार मुझ पे इस तरह के अटैक कराते रहे। यहाँ तक कि मैंने ये बात पहले नहीं बताई, लेकिन मुझ पे फर्जी मुकदमे तक लगाने की कुछ लोगों ने कोशिश करी, और वो वही लोग थे जो पार्टी से जुड़े हुए थे, और ये कहकर कि ये ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मणवाद फैला रही हैं, और हर तरह की मतलब इस तरह का मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए। जबकि जो भी लोग मेरी राजनीति देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं एक सेक्युलर राजनीति में और जाति धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करती हूँ, लेकिन मुझ पर तमाम तरह के आरोप वहां पे लगाए गए कि आप ब्राह्मणों की बात करती हैं, ब्राह्मणवाद में विश्वास रखती हैं, या जो भी था। तो मैंने काफ़ी समय तक कोशिश करी कि कुछ उसका समाधान निकले, लेकिन जब मुझे दिख गया कि किसी तरह का समाधान नहीं निकल रहा है और इस तरह के जो तत्व हैं वो भारी पड़ रहे हैं, तब मुझे यही लगा कि मेरा अपना रास्ता अलग करना सही रहेगा, और वही मैंने किया। और आजकल लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत ही ब्राह्मण और इन तमाम मुद्दों को उठा रही हैं, तो ये क्या है, मतलब आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव बदल गए हैं अब, या ये सिर्फ चुनावी दाव है एक तरह से? देखिए, मुझे लगता है ब्राह्मणों के साथ जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के अपराध और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सभी पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, और भाजपा के भी लोग अगर चाहें तो उन मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं और सभी लोगों को स्वतंत्रता है कि वो उसको उठाएं। लेकिन राजनीति, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जब आप एक जाति को आगे रखकर, या उसके कि हम इसकी मूर्ति लगा देंगे, हम आपका झंडा लगा देंगे, हम आपका मंदिर बना देंगे, इस तरह की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी उस बात को समझती है। जो आरोप आप लगा रही है, आपने जाति का आरोप लगाया, आपने महिला होने वाला आरोप लगाया, सेम इसी तरह की जो बातें थी, जयप्रदा जी भी जब समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ा था तो इसी तरह का आरोप लगाया था। तो अब जब महिला सुरक्षा की बात करती है समाजवादी पार्टी, अब जब वो ब्राह्मणों के हितों की बात करती है समाजवादी पार्टी, और यहाँ ये भी याद रखना होगा कि उसी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आप लोगों ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, तो फिर ये क्या है, मतलब क्या वो सही में वाकई उन हितों को लेकर बहुत ज्यादा सचेत है, या सिर्फ ये राजनीतिक दाव पेच है? क्योंकि आप जो कह रही हैं वही बात जयप्रदा जी भी कह रही थी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा था। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। शायद किसी पार्टी का उतना उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जहां पर महिलाएं अपनी बात को रख सकें या एक मुकाम पर पहुंच सकें। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस में क्योंकि शायद इतने लंबे समय महिलाओं का नेतृत्व रहा है, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, और आप अगर मीडिया के भी आप तमाम चेहरों को देखें, खूब महिलाएं आपको कांग्रेस में दिखेंगी। तो शायद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं के लिए काम करना आसान है, वो ज्यादा सहजता से काम कर सकती हैं और ज्यादा सुरक्षित महसूस करके काम कर सकती हैं। तो ये अपना अपना हर पार्टी का एक चरित्र होता है। जहां तक महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की बात है, मुझे लगता है देखिए, महिला सुरक्षा एक ऐसा दावा है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर पार्टी बात करती है और हर चुनाव में चर्चा होती है। लेकिन आज जो हाल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आपको याद होगा कि बेटी बचाओ की बात भाजपा ने करी थी, और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक रैली में, यहीं गाजियाबाद में एक रैली में कहा था कि क्या आपकी बेटियां 8 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं। तो आज तो हम देखते हैं कि भरी दोपहरी में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, सुबह सुबह बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज ही की आप घटना देखिए, गोरखपुर से सटे महाराजगंज में एक छोटी सी बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दी गई। तो तमाम इस तरह की जो चीजें, जो अपराध हमारे सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, और आम जनता भी क्यों ना हो, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसका मुद्दा हर किसी को उठाना चाहिए। एक बात पंकज जी, बार बार ये कही जाती है कि अभी तमाम मुद्दों को उठाते हैं आप, योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं, गांधी परिवार जैसा एक बड़ा नाम भी है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में लंबे समय तक आप लोग काबिज रहे हैं, केंद्र पर आप लोगों ने लंबे समय तक राज किया है। ये तमाम बातें मतदाताओं को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? मतदाता क्यों नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं आपसे आखिर, कि क्यों जब वो वोट देने के लिए निकलते हैं, जब वो ईवीएम का बटन दबाने के लिए निकलते हैं, तो हाथ की तरफ देखते भी नहीं हैं? देखिए, ये मुझे लगता है ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि इतने लंबे समय आप सत्ता में हो सकते हैं और उसके बाद तुरंत आपके हाथ से सत्ता चले जाती है, और किसी और दल पर, किसी और नेता पर जनता अपना विश्वास दिखाती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस
कांग्रेस से लोगों का विश्वास हटा और मोदी जी पे विश्वास आया। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, चाहे वो मोदी जी के वादों की हम बात करें, योगी जी के वादों की बात करें। जनता बहुत समझदार है इस देश की और समय आने के साथ उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। हमसे जवाब मांगा गया, हम में कुछ कमी रही होगी जो जनता ने दूसरे दल को मौका दिया, और आज जो उनकी कमियां हैं उसके चलते जनता और भी किसी को मौका देगी। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति में आते रहते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आज जब अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं, आज जब हमारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब हैं, तो जनता भी सोचने पर मजबूर है कि कांग्रेस के समय में किस तरह के संबंध होते थे, किस तरह की अर्थव्यवस्था होती थी, और वापस से उन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है। और आज जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सारे दावे फेल हो गए हैं, तो फिर से जनता मजबूर है ये सोचने के लिए कि हमने किन वादों पे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और आज हमें क्या मिल रहा है। पंकज जी, 2010 में आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, 8 वर्ष आपने समाजवादी पार्टी को दिए, उसके बाद आप कांग्रेस में आए। आज इस बात का पछतावा होता है कि समाजवादी पार्टी की बजाय, अगर समाजवादी छात्र सभा की बजाय आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र राजनीति शुरू की, अगर वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI से शुरू करती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। वो 8 वर्षों का पछतावा होता है जो आपने समाजवादी पार्टी को दिया? देखिए, सही बताऊं तो मुझे लगता है कि जो होता है शायद वो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत में होता है, ऊपर वाले ने लिखा होता है, उसके हिसाब से होता है। इसलिए मैं किसी चीज़ का पछतावा नहीं करती। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि मुझे बहुत अनुभव मिला कम समय में, शायद एक क्षेत्रीय दल में काम करने की वजह से। जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ पाई, यहाँ के लोगों से जुड़ पाई, अनेकों चुनाव में मैं क्योंकि मैं हिस्सा रही चुनाव का, लोगों का जिस तरह का मुझे प्यार मिला, जो एक काम करने का मुझे मौका मिला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आज उस अनुभव का मुझे बहुत फायदा भी मिलता है। इस अनुभव का आपको फायदा मिलता है, लेकिन अब आगे क्या, किस तरह के चुनाव, पंचायत चुनाव होने हैं, आप 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। एक सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस नेताओं के मन में आता है कि हम लड़ेंगे कैसे, संगठन नहीं है, पूरी तरह से सक्रिय नेता कार्यकर्ता नहीं है, बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, अध्यक्ष किसको बनाए किसको ना बनाए, तो हम लड़ेंगे कैसे और फिर जीतेंगे कैसे? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से राजनीति उत्तर प्रदेश की सभी दलों की देख रही हूँ, कांग्रेस का संगठन जितना मजबूत इस समय है पिछले कई वर्षों में नहीं रहा है। जो नेतृत्व है, अगर आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को देखेंगे, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी का कोई और नेता उतना जमीन पर मौजूद है जिस तरह से अजय लल्लू जी हैं। चाहे उनको जेल जाना पड़े, उन पे लगातार योगी सरकार कोई ना कोई कार्रवाई करती रहती है, उसके बाद भी चाहे बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, चाहे कोई घटना हो जाए, कोई आपदा हो जाए, हर जगह वो पहुंचते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये जो ऊर्जा है, ये प्रियंका जी के आने के बाद से आई है। और प्रियंका जी का जिस तरह का एक कनेक्ट है आम लोगों के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ, वो कनेक्ट कहीं ना कहीं पहले मिसिंग था। लेकिन जिस तरह का उनका जुड़ाव है, जिस तरह वो सीधा बातचीत करती हैं, उससे एक बहुत नई एक शक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आई है। और मुझे लगता है कि बहुत हम लोग आज के टाइम पे सकारात्मक हैं आने वाले चुनाव को लेकर, और कांग्रेस का आप देखेंगे बहुत बेहतर इस बार प्रदर्शन रहेगा। वही सवाल मैं दोबारा पूछूंगा जो इससे पहले भी थोड़ी देर पहले पूछा था। आपने प्रियंका गांधी के कनेक्ट की बात की, जो कार्यकर्ताओं को नजर आ रहा है वो CWC के मेंबर को क्यों नहीं नजर आ रहा, वो सोनिया गांधी को क्यों नहीं नजर आ रहा कि चलिए एक बार हम प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान सौंप कर देखते हैं? देखिए, जो अगर ये कोई बहुत, मैंने पहले भी कहा कि छोटा कार्यकर्ता, कोई बूथ लेवल का कार्यकर्ता कहे कि हम बात नहीं अपनी ऊपर पहुंचा पाते हैं तो समझ भी आएगा। लेकिन ये जो नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और जिससे ये पूरा विवाद हुआ है, ये वो लोग हैं जो 24 घंटे का जिनके पास एक्सेस है, जो जब चाहे फोन उठा के किसी भी बड़े नेता से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो पहली बात है कि ये जो विवाद है ये बहुत बेबुनियाद है। जहां तक प्रियंका जी की बात है, मैंने पहले भी ये कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज उनके सामने है। मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत का काम है इस जिम्मेदारी को लेना किसी भी नेता के लिए, क्योंकि आपका खुद का भी अपना एक पर्सनल पॉलिटिकल करियर भी होता है। उसको, उसके चलते आपने जो, प्रियंका जी ने जो जिम्मेदारी ली है, अच्छे अच्छे नेता उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, और ऐसे में प्रियंका जी ने जिम्मेदारी ली और उसका निर्वहन भी करके दिखाया है। एक सवाल पंकज जी, चूंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो जब मैंने इसको शेयर किया था कि हम नेशनल वॉइस आपके साथ बातचीत करने वाला है, तो मैंने लोगों से सवाल भी पूछे थे। तो उसमें एक सवाल आया, फेसबुक पे एक सवाल आया कि जब भी आप अपराध की बात करते हैं, योगी सरकार को घेरने की बात करते हैं, तो राजस्थान क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? क्या राजस्थान में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, ये
इससे अच्छा कुछ नहीं होगा अगर देश के हर प्रदेश में ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए और किसी तरह का अपराध ना हो। लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है और प्रियंका जी की भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, प्रभारी हैं वो हमारी, तो उत्तर प्रदेश के जो मामले हैं उठाना वो हमारी प्राथमिकता है। और अगर अपराध की बात की जाए, मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के जघन्य अपराध आजकल हर दिन हो रहे हैं। बसें हाईजैक हो जाती हैं, बस में रेप हो जाता है, बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं वो 8-8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देते हैं। मतलब जिस तरह का माहौल है, जिसको आप जंगल राज कह सकते हैं, एक पूरी तरह की जो अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में है वो पूरा देश देख रहा है। और बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि भाजपा हमेशा कानून व्यवस्था सुधारने का दावा करती थी, और योगी जी जब आए थे तो उनकी जिस तरह की एक इमेज बनाई गई थी कि बहुत ही सख्त नेता हैं, पूरा कानून व्यवस्था को बिल्कुल बदल के रख देंगे, सुधार देंगे, जबकि ये बात अलग है कि उन पर खुद बहुत आपराधिक मुकदमे थे और उन्होंने अपने ऊपर जो मुकदमे थे उनको हटाने का भी काम किया, जो कि आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन जो उनकी छवि बनाई गई कि अपराध मुक्त कर देंगे, आज अपराध युक्त कर दिया गया है पूरे प्रदेश को। गैंग वॉर चल रही है, महिलाओं के साथ अपराध चल रहे हैं, बच्चों का अपहरण, बड़ों का अपहरण, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम भूल गए थे कि शायद ऐसा भी होता है। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान को लेकर आपका ये कहना है कि क्योंकि राजस्थान आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसलिए कमेंट नहीं करेंगे। चर्चा को हम अभी जारी रखेंगे आपके साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से पंकुरी पाठक के साथ अपनी चर्चा को जारी। जोश है, जज्बा है, रफ्तार है, जुनून है, खबरों का नया अंदाज है। इसलिए तो नेशनल वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। सिंधिया का शाही आशियाना जय विलास महल। पहले आज फिर फैमिली पर ऐसी आंच। कैश बैक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अनिल अंबानी की मुश्किलें। खबर में है दम, सबसे पहले हम। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की उभरती हुई युवा नेता, फायर ब्रांड नेता पंकुरी पाठक के साथ। पंकुरी, आप उत्तर प्रदेश में पार्टी को सोशल मीडिया पर मजबूत करने की कमान आप संभाले हुए हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा, बल्कि यूं कहूं कि 2013 के विधानसभा चुनाव ने आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिखाया कि सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव जीता जा सकता है। 2014 में मोदी जी ने वही किया। कांग्रेस को बहुत देर से ये बात समझ में आई, देश के तमाम राजनीतिक दलों को बहुत देर से ये बात समझ में आई। लेकिन जो नतीजा आया 2019 का लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी अमेठी जैसी सीट से हार जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल पस्त है, ऊपर पे इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही है, तो कहां कांग्रेस का भविष्य क्या है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में? या आप लोग 2022 में भी जो कहा जाता है कि एक पिछलग्गू पार्टी होती है, या तो आप सपा को पकड़े या बसपा को पकड़े, तो इसी तरह से कांग्रेस की राजनीति चलती रहेगी क्या? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस के भविष्य से देश का भविष्य भी तय होगा। कांग्रेस और ये जो देश है इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, और जितना मजबूत कांग्रेस रही है उतना ही मजबूत देश का लोकतंत्र रहा है। तो कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है देश के लोकतंत्र के लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैंने पहले भी कहा कि जितने मजबूत और संगठित आज हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, पिछले लंबे समय से हम नहीं थे। और कांग्रेस को जिस चेहरे की ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी का जो हमें चेहरा मिला है, उनका नेतृत्व मिला है,
और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, मुझे लगता है कि एक मेजर प्लेयर हम लोग 2022 के चुनाव में रहने वाले हैं। ये बात हम पहले भी साफ कर चुके हैं कि हम किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और पूरी मजबूती से लड़ेगी। एक बड़ी बात पंकज जी, जब ये इंटरव्यू की बात जब हमने डाली तो कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता है, उनका एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये सवाल आप ज़रूर पूछिएगा क्योंकि इनकी बातचीत तो प्रियंका गांधी से होती है, सोशल मीडिया संभाल रहे हैं। कांग्रेस के पतन की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस को ये तय करना था कि मुलायम सिंह यादव को समर्थन देना है या नहीं देना है। उस समय कांग्रेस में जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व हुआ करता था। एक दलित नेता जो प्रभारी बन के आए, जिनको आला कमान ने भेजा, सीताराम केसरी थे, उनको प्रभारी बना के भेजा। और ये उस समय उनका कमेंट था कि ब्राह्मण नेताओं से कांग्रेस को बचाने के लिए हमने ये फैसला किया कि हम मुलायम सिंह यादव को समर्थन देंगे, उनकी सरकार बचाने के लिए समर्थन दिया। और उसके बाद से कांग्रेस की सीटों की संख्या लगातार घटती गई। फेसबुक पे एक कमेंट आया कि आप लोग आरक्षण खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हो, तो 10 वर्ष के लिए रखा गया था। और इतना ज्यादा जो इसको लेकर हाय तौबा मची हुई पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या ये वक्त नहीं आ गया कि आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति साफ करें? अगर आप ब्राह्मण राजनीति की बात करते हैं तो उसको लेकर अपनी स्थिति साफ करें। और कांग्रेस का पतन जहां से शुरू हुआ, क्या वहां से रिवर्स गियर में कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए? देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं बहुत लंबा समय हो चुका है उस बात को। उसी के बाद से कांग्रेस का पतन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। परिस्थितियां मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, हम अपने से कभी कोई ब्राह्मण राजनीति या दलित राजनीति या किसी भी तरह की राजनीति की कभी बात नहीं करते। ये राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है कि उसमें आपको किसी जाति विशेष की या उनकी राजनीति की बात करनी पड़े, लेकिन कांग्रेस में हर व्यक्ति की जगह है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हम पे कई बार इल्जाम लगाते हैं कि आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं या कोई कहता है दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। हर किसी की जगह है, हर किसी को साथ लेके कांग्रेस काम करती है। जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण पर मुझे लगता है कि हमेशा से हम लोगों का जो हमारा स्टैंड है वो स्पष्ट रहा है। और जो देश का कानून है, देश का संविधान है, उसके स्टैंड के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। आज जो भी जिस भी तरह की कंट्रोवर्सी है, सबसे बड़ी देखिए समस्या ये है कि आज संसद वो काम नहीं करती जो संसद को करना चाहिए। क्या ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कि पूरे देश के सामने चर्चा होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है कि ये चर्चा हो? आज जिस पार्टी के पास एक प्रचंड बहुमत है, वो क्यों आरक्षण पे बात नहीं करती? वो क्यों आरक्षण में, मैं ये नहीं कहती कि आप सीधा आरक्षण को खत्म करने वो की तो बात करते हैं। जब संघ प्रमुख मोहन भागवत बात करते हैं तो आप लोग चढ़ जाते हैं, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं तो ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, और उनको वापस बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर देते हैं आप लोग। मुझे लगता है कि ये बहुत भाजपा की सोची समझी एक रणनीति होती है कि एक व्यक्ति, आप संघ से कुछ बोलते हैं, बुलवाते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद को पिछड़ों का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा बोलते हैं, अपने आप को आप बैकवर्ड प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये संघ की राजनीति है कि उनके जो अलग अलग जो संगठन हैं, उनके जरिए वो अलग अलग बात बोल के लोगों में एक भ्रम पैदा करते हैं, लोगों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोई भी चर्चा हो वो संसद में होनी चाहिए और संसद से ही वो चर्चा पूरे देश में जानी चाहिए। आरक्षण का अगर मुद्दे की बात की जाए तो भाजपा उसको उठाए। हमारे पास बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े वकील हमारे यहाँ हैं, हर तरह के जानकार हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। हम लोग भी अपनी बात वहां पे रखेंगे, लेकिन सीधा सीधा जनता के बीच ये कह देना आरक्षण खत्म कर दो या आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह की चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा ये हो सकती है कि क्या बदलाव किए जाए। पंकज जी, एक सवाल अब ये आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे बार बार आया कि पंखुड़ी पाठक कब चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगे और किस तरह का चुनाव लड़ेंगे। मुझे याद है जब पहले आपसे बातचीत हो रही थी तो जब पहली बार ये बात हुई कि आपको चुनाव का टिकट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उस समय आपकी उम्र ही चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, मतलब चुनाव की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है उससे कम थी आप। अब क्या सोचा है आपने कि कब चुनाव लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे और कोई क्षेत्र भी चुना है आपने? देखिए, आपने सही बताया, पिछले विधानसभा चुनाव तक मेरी उम्र नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन आने वाले समय में पार्टी अगर कहेगी तो ज़रूर लड़ूंगी। लेकिन मैं अगर अपनी निजी प्राथमिकता बताऊं तो मेरी प्राथमिकता ये है कि प्रियंका जी के साथ जो वो काम कर रही हैं उनकी उसमें सहायता करना, पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी। जब तक हम उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होंगे, देश में मजबूत नहीं हो सकते। तो आज जो उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से और जिस ऊर्जा से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उसमें अपना योगदान पहले देना चाहती हूँ। चुनाव में समय है, चुनाव का देख लिया जाएगा। पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरी खुद की प्राथमिकता ये है कि मैं पार्टी को मजबूत करने का काम। एक बार फिर से वही सवाल जो बार बार ये पूछा जा रहा है, क्योंकि जब ये इंटरव्यू भी हो रहा था और आजकल जब भी कांग्रेस के किसी नेता से बात करें तो ये सवाल बार बार उठी जाता है
बतौर नेता आप राहुल गांधी को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब जिस तरह से लगातार चुनावी हार, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर उनको लेकर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो बतौर नेता राहुल गांधी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कितना वो फायदेमंद है कांग्रेस के लिए? देखिए, आजकल समय समय में जिस तरह से राजनीति बदलती है और राजनीति में जिस तरह का एक प्रोजेक्शन भी बदलता है, तो आज के समय में उस नेता को मुझे लगता है मजबूत माना जाता है जो बहुत अग्रेसिव हो, जो किसी के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी कर दे, जो ये कह दे कि इनको ठुकवा दो, मरवा दो, और उस तरह का मतलब एक अग्रेशन को आज पसंद किया जा रहा है। जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी का बहुत अलग तरह का स्वभाव है। वो अपनी बात को बहुत सरलता से रखते हैं, लेकिन देश के अहम मुद्दों पर वो गहराई से सोचते हैं। अगर आप प्रियंका गांधी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? प्रियंका गांधी किस तरह से भविष्य का चेहरा हो सकती है? कैसे वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे? देखिए, प्रियंका जी का जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है लोगों के साथ। जो उनकी बातचीत है, जिस तरह से वो एक आम आदमी से जुड़कर उसकी तरह की बात कर पाती हैं, और जितना उनका खुद का मतलब एक जो उनकी सोच है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, तो उनमें एक अलग तरह का उनका स्टाइल है काम करने का। और उत्तर प्रदेश में वो कर रही हैं, अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं, मुद्दों को लगातार मुद्दों को उठाना, जमीन पे रहना, आगे बढ़ के चीजों को आपने अच्छा, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो एक तरह से अजय छवि बन चुकी है, कौन उनको टफ जो चैलेंज है वो दे सकता है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? देखिए, पूरी कांग्रेस मिलकर, और जनता जो चैलेंज है वो जनता देगी। आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह नीट और जेई को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं संगठित डिप्लोमेटिक जवाब है। आप ये बोलना नहीं चाहते कि राहुल गांधी मुकाबला कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी कर सकते हैं मुकाबला? जो भी चैलेंज आएगा वो जनता से आएगा, जनता चैलेंज करेगी, जनता ने बनाया है और जनता ही उस तख्त से उतारेगी। ये मैं इस बात में मैं विश्वास रखती हूँ। जहां तक चेहरे की बात है, चेहरा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा जनता की समझ है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या वादे किए गए थे और कितने वादे पूरे हुए। नहीं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है पंखुड़ी जी की जो कांग्रेस का जो गोल्डन एरा जो कहा जाता है, उस गोल्डन एरा में कांग्रेस ने हमेशा चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ा। चाहे 1952 की बात हो, 57 की बात हो, 62 की बात हो, 67 की बात हो, 71, 75 की बात हो, 1991 में भी एक चेहरा था, राजीव गांधी थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक आतंकी वारदात में जो है उनकी मृत्यु हो गई। आतंकवादियों ने, लिट्टे आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। उसके बाद पार्टी में चेहरा जो है उसको आगे सामने रखने की परंपरा खत्म होती गई। लेकिन जो गोल्डन एरा था वो तभी था जब चेहरा सामने था। और जिस तरह का चुनावी फिजा, जिस तरह का चुनावी माहौल बन चुका है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक चेहरा तो सामने लेकर आना ही पड़ेगा। फिलहाल पंखुड़ी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए, हमारे स्टूडियो, हमारे ऑफिस में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी पंखुड़ी पाठक, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इनका जो टास्क है, जो चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया की कमान सौंपी गई है। उपाध्यक्ष उस टीम की हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। और ये कहा भी जाता है देश की राजनीति में कि दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा, वो रास्ता देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से निकलता है, जहां के वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत खस्ता है। और जिस तरह से ये तमाम कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, जिस तरह से लगातार प्रदेश की योगी सरकार को, भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले दिनों में होगा, ये तो कांग्रेस का जो भविष्य है, जो उत्तर प्रदेश के जो मतदाता है, वही तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में एग्रेसिवली कांग्रेस अपना कैंपेन कर रही है। लेकिन बार बार कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी उभरकर यही सामने आती है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नेशनल वॉइस के तमाम दर्शकों का हम शुक्रिया करेंगे जिन्होंने इस खास मुलाकात को देखा है। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप नेशनल वॉइस के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही।